नमस्कार, आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं अमित बस। तो फ्रेंड्स, जेपीएससी बैकलॉग की जो परीक्षा 10 मई को ली गई थी, तो आज के वीडियो में हम लोग उसके आंसर की को देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल सटीक आंसर आप लोग तक पहुंच सके। तो चलिए, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे और आने वाले टाइम में हमारे इस चैनल पे जेपीएससी के बहुत सारे कंटेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा लगे तो जरूर आप इसको लाइक से और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हो सकता है कि आपके सेट में ऊपर नीचे होगा, अदरवाइज कंटेंट सारे सेम रहेंगे, क्वेश्चन सेम है, बस ये सीक्वेंस आपका ऊपर नीचे हो सकता है। तो देखिए, जो पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन, तमिलनाडु में कौन सा है। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए गए तारापुर, नरोरा, कोटा और कलपक्कम। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कलपक्कम। ठीक है, कलपक्कम आपका तमिलनाडु में है। तारापुर की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है। अगर आप नरोरा की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। और कोटा की बात करें, सबको पता है कोटा राजस्थान में है। तो आपका ये जो चौथा ऑप्शन है कलपक्कम, दैट इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, अगला सवाल देखिए, विच वन द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा। डेल्टा कौन नहीं बनाता है। अगेन, ये क्वेश्चन बहुत बार देखा जा चुका है और इसमें आपको डाउट नहीं होगा। ताप्ती और नर्मदा, ये दो नदी हैं, ये डेल्टा नहीं बना रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ताप्ती इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी, महानदी और गंगा नहीं होगा। अगेन, द रिवर विच इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज। इसमें यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जो नदी प्रवाह की दिशा में परिप्रेक्ष्य में अन्य से भिन्न है वह कौन सा है। तो ये आप जितने नदी देख रहे होंगे, कावेरी, ब्राह्मणी और ये जो महानदी है, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, और ये जो माही आपको दिख रहा है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। इसीलिए डायरेक्शन की पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो माही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर, आपको ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, अब आइए, गैलेथिया बे इज लोकेटेड। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए गए नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार। इस तरह के जो भी प्रश्न हैं, अगर आप ऑप्शन भी देखेंगे तो आप ऑड वन आउट करके भी बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सही जवाब मिलेगा। अब देखिए, ये सारे जो हैं ये अंडमान में ही है, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, लिटिल अंडमान। ग्रेट निकोबार आपका अलग है, तो डेफिनेटली आप इसको आंसर करेंगे और आपका डी इसका आंसर हो जाएगा, 4 का डी। अब आइए, द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, भारत का जो सबसे निचला पॉइंट है वो कौन सा है। ऑप्शन है कोवलम, कुटनाड, रन ऑफ कच्छ या कोरोमंडल कोस्ट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कुटनाड। ठीक है, ऑप्शन बी। अब आइए, छठे नंबर पे कुछ आपको हिल्स का नाम दे रखा है और उनके लोकेशन यानी उनका स्टेट का नाम आपको देकर रखा है, आपको मिलाना है इसमें। ठीक है, तो देखिए, यहां पर आपको मिकिर दिख रहा है, अमरकंटक दिख रहा है, खासी दिख रहा है और बाबा बुडान हिल दिख रहा है। तो ऊपर से ये चारों आपको फेमिलियर होंगे। देखिए, ये जो मिकिर है और ये काशी है, खासी, तो आपको पता है कि गारो, खासी और जयंतिया, ये जो आपको 3 हिल्स हैं वो कहां मिलेंगे, मेघालय में। तो ये तो हो गया सी का 4। ठीक है, सी का 4 हो गया। उसके बाद मिकिर जो है वो असम में पड़ता है, असोम में, यानी ए का आपका आंसर हो जाएगा, असम आपको दिख रहा होगा 2 में। ठीक है, अमरकंटक पता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बोल रहे हैं, ये मध्य प्रदेश, सोन नदी निकलती है यहां पर, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, अमरकंटक यानी बी का 1। अब देखिए, आपका बच रहा है डी, तो डी कौन सा हो जाएगा, तो डी भाई कर्नाटक हो जाएगा। अब ऐसा देखिए कहां आपको देखने को मिल रहा है, ए का 2, ए का 2, बी का 1, ठीक है, सी का 4, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ए का 2 देख लीजिए, मिकिर आपका आसाम में हो गया, अमरकंटक आपका मध्य प्रदेश में हो गया, खासी आपका मेघालय में हो गया जो कि ऑप्शन डी में है, और डी का कर्नाटक हो गया। तो इस तरीके से इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। कहता है कि कोयली ऑयल रिफाइनरी जो है वो किन राज्यों में, किस राज्य में लोकेटेड है। ठीक है, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं बिहार, तमिलनाडु, गुजरात और असम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा गुजरात। ठीक है, ऑप्शन बी। और ये आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ ऑपरेट करता है। ठीक है, ये ऑपरेट करते हैं इसको। अब आइए, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। देखिए, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा 1872। ये जो ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से 1872 ये हो जाएगा। ठीक है, उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड मायू। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब आइए, कहता है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस
व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरियाज। ठीक है, आपको पता है कि सेंसस हमारा फिर से स्टार्ट हो रहा है 27 के लिए हो भी गया है। तो ये 2011 के सेंसस के बारे में पूछ रहा है कि बताओ कि कितने परसेंटेज भारत की जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में रहती हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 31.2%, यानी ऑप्शन सी। देखिए इसमें इंग्लिश हिंदी में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूं यहां पर। अब है हु रोट द बुक द डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो किताब है डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसको किसने लिखा है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, गेराल्ड गैडन, मैक्स वीबर, पॉल ए एबिली या W.B. डॉनहैम। ये सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब आप पढ़ाई करेंगे तो इन सब के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, बहुत सारे थ्योरीज इनके द्वारा दिया गया है। तो फिलहाल अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा गेराल्ड गाइडन। ठीक है, इन्होंने ये बुक लिखा है द डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब आइए, आपको एक सवाल दे रखा है, एक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको दे रखा है फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसको चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं कि उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है, जो भी है। चलिए, सही है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द स्टेट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो ये तो देखिए बिल्कुल ही गलत है कि फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं बोल सकते, और कई एक बार इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होता है समय समय पर, इमरजेंसीज वगैरह जब लगती हैं और भी कुछ वैसा अगर मैटर रहा तो यहां पर उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो एक पॉसिबल रिस्ट्रिक्शंस है यहां पर फंडामेंटल राइट्स में, इसलिए ये तो बिल्कुल गलत हो गया, यानी ये स्टेटमेंट सही नहीं है। नाउ व्हेन वी कम टू द सेकंड स्टेटमेंट, यहां पर लिखता है कि राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन दैट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 22 इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन्स। यानी ये जो आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन का जो अधिकार है, अगर हिंदी में उसको हम पढ़ें तो गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा का जो अधिकार है अनुच्छेद 22 में जो मेंशन्ड है, क्या वो सिर्फ फॉरेन सिटीजन के लिए नहीं है, मतलब सिर्फ वो इंडियन सिटीजन के लिए? तो ऐसा नहीं है। ये जो आर्टिकल 22 है ये इंडियंस एज वेल एज एलियंस, यानी जो फॉरेन सिटीजन है उन दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है, उन दोनों के लिए ये काम करता है, यानी ये भी गलत हो गया। अब आपका तीसरा स्टेटमेंट आप देखिए, कह रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड आर्टिकल 32 कैन बी सस्पेंडेड बाय द पार्लियामेंट। तो देखिए ये इतनी आसान तरीके से नहीं हो सकता, इसको सस्पेंड करने के लिए राष्ट्रपति को करना पड़ेगा, और वो भी इमरजेंसीज के दौरान, जो आपका नेशनल इमरजेंसी होता है, और वो आर्टिकल 359 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखें तो ये तीनों स्टेटमेंट जो आपको दिया गया है, ये तीनों में से कोई भी सही नहीं है। देखिए तीसरा वाला यही था कि सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड आर्टिकल 32 कैन बी सस्पेंडेड बाय द पार्लियामेंट। सो नो, आर्टिकल 32 कैन नॉट बी मेरली सस्पेंडेड बाय द पार्लियामेंट, ये राष्ट्रपति के द्वारा होगा इमरजेंसीज के दौरान, और आर्टिकल 359 में जो बातें कही गई। ठीक है, तो यानी यहां पर 1 2 3 में से कोई भी सही नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन देखिए इस तरह का कोई सा है, नन ऑफ द अबव, यानी कोई भी सही नहीं, ऑप्शन डी आपका सही है। अब देखिए जो सांची टाउन है ये कौन से बैंक, मतलब कौन से रिवर पर ये टाउन उपस्थित, मतलब सिचुएटेड है? ठीक है, तो सांची वही आपका सांची स्तूप वाला है, तो आप सबको पता होगा ये बेतवा रिवर है, बेतवा, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 वाज पास्ड इन रिस्पांस टू विच जुडिशियल डिसीजन। हिंदी में अगर आप इसको पढ़ लें तो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 किस न्यायिक फैसले के जवाब में पास किया गया था? आपके विकल्प दिए गए, मिनर्वा मिल्स, केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ और स्टेट ऑफ पंजाब, AK गोपालन और स्टेट ऑफ मैड्रास। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा सी, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब क्या है? हमारा जो आर्टिकल है 13 सब क्लॉज 2, उसके एड से, उसके मदद से एक हमारा ये जजमेंट आया था कि फंडामेंटल राइट्स जो है उसको हम लोग किसी भी प्रकार का उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते यूजिंग द पावर और द थिंग्स दैट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसी के रिजल्ट में, और उसी का आप बोलिए कि कंसिक्वेंस जो हुआ था, उस समय इंदिरा गांधी का ये गवर्नमेंट था, वहां पर ये संशोधन लाया गया, और उस संशोधन के दौरान क्या हुआ कि एक और क्लॉज जोड़ दिया गया 13 सब क्लॉज 4, और उसके तहत जो है उसके बाद फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट किया जा सकता है अगर आप उसका स्ट्रक्चर वगैरह नहीं हटा रहे हैं। और इसी चीज को कंफर्म कौन कर दिया था? तो ये जो आपका केशवानंद भारती केस था वर्सेस स्टेट ऑफ केरला,
उसमें साफ साफ कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स कैन ऑल्सो बी अमेंडेड, कंडीशन बस ये रहेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान का वो नहीं बदलेगा। ठीक है, तो यहां पर फिलहाल हम लोग जो बात कर रहे थे कि जो 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू विच जुडिशियल डिसीजन, तो दैट वाज गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अब देखिए बोल रहा है कि द आइडिया ऑफ सिटीजन चार्टर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो आप सबको पता है यूनाइटेड किंगडम इसका आंसर हो जाएगा, यूके। अब आइए, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अपॉइंटमेंट which constitutional amendment provided appointment of additional and acting judges to the high courts, तो ये हो जाएगा देखिए 7th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग पढ़ेंगे तो कुछ एडहॉक जजेस के बारे में 15th अमेंडमेंट एक्ट में भी कुछ बातें कही गई थी, लेकिन फिलहाल अगर आप इसको देखें तो 15 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 7th अमेंडमेंट एक्ट। अब आइए, पंचायत समिति इज द गवर्निंग बॉडी एट विच एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल इन रूरल लोकल गवर्नमेंट, ग्रामीण स्थानीय शासन में पंचायत समिति किस प्रशासनिक स्तर पर कार्य करती है। आपके विकल्प दिए गए हैं विलेज लेवल पे यानी ग्राम स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पे। तो आपको पता ही है कि हमारा जो 3 टायर सिस्टम है बलवंत राय मेहता कमेटी से जो प्रेरित है, तो वहां पर जो सबसे निचला स्तर है वो आपका विलेज पंचायत लेवल हो गया, उसके बाद ये ब्लॉक लेवल पे होता है, ठीक है, और लास्ट जो तीसरा है वो है जिला परिषद। ठीक है, तो यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लॉक लेवल, यानी पंचायत समिति की अगर बात करें तो ये कहां पर काम करता है, तो ये ब्लॉक लेवल का है। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल जिसको कहते हैं। अब कहता है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस द जीएसटी इन इंडिया, भारत में जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवाएं कर किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लागू की गई है। अगेन ये क्वेश्चन बहुत ही फेमिलियर है, आप सब लोग जानते ही होंगे, कई एक बार ये एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 101, यानी ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग जल्दी जल्दी आंसर को देख लेते हैं, उसके बाद फिर बाद में इसको आप विश्लेषण खुद से भी कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे द्वारा भी किया जा सकता है। चलिए अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन जो दिख रहा है वो बोल रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन फॉर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ये आपको बिल्कुल आप सोच सकते हैं कि इसको आपको रट लेना होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है कई बार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में ये जो म्युनिसिपैलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, जो पंचायती राज से जो संबंधित क्वेश्चन है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार लगभग हर एक एग्जाम्स में आपको सीधे डायरेक्ट आर्टिकल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप याद करें, इसका आंसर हो जाएगा 243Z। ठीक है, अगला सवाल, लार्ज सिटीज इन इंडिया आर एडमिनिस्ट्रेड बाय विच टाइप ऑफ अर्बन लोकल बॉडी। विकल्प दिए गए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कमिटी, नगर परिषद, जिला परिषद। ठीक है, नगर पंचायत है और जिला परिषद, यानी भारत में बड़े शहरों का प्रशासन किस प्रकार के शहरीय स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है। आप सभी लोगों को मालूम होगा, और अगर ऐसे प्रश्न आप किताब में नहीं भी पढ़ें, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, ऑप्शंस को देखेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द करेक्ट आंसर, यू विल चूज द करेक्ट वन। तो यहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, सबसे बड़ा आपको लग भी रहा होगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगेन द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट 2026 वाज रिलीज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट 2026 किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, अगेन 21 में हु बिकम द फर्स्ट एवर विजुअली इंपेयर्ड इंडियन वुमेन टू सक्सेसफुली स्केल माउंट एवरेस्ट इन मई 2025। इनके बारे में आपको बता दूं कि ये सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की भी ये पहली महिला बन चुकी हैं। जो कौन है, तो विजुअली इंपेयर्ड है और इन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है, चढ़ाई किया है मई 2025 में, और इनका आंसर है इसका चोंजिन एनगुमो। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन इज प्लेड इन विच मंथ, ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है टेनिस का ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, ये किस महीने में खेला जाता है। तो फ्रेंड्स ये जनवरी में खेला जाता है। और एक क्वेश्चन और है इस पे जो कई बार पूछा जाता है कि बताइए किस कोर्ट में खेला जाता है, तो ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। ठीक है, जैसे होता है ना कि क्ले कोर्ट में फ्रेंच होता है, रोलैंड गैरोस जिसको बोलते हैं, तो उसी तरीके से ये कहां होता है, तो ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, बोल रहा है कि हाउ मेनी टोटल सब्जेक्ट्स फंक्शनल आइटम्स आर मेंशन इन द 12th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर म्युनिसिपैलिटीज। तो देखिए यहां पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पंचायती राज 11वीं अनुसूची और ये म्युनिसिपैलिटी है वो 12वीं अनुसूची। सब्जेक्ट्स कितने हैं, तो 29 हैं पंचायत में, और म्युनिसिपैलिटीज में कितने हैं, तो वो है 18। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा सी। आगे बढ़िए, अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर डेविड स्केली वॉन द 2025 बुकर प्राइज फॉर हिज विच वर्क। ऑप्शंस दिया गया ऑर्बिटल, हर्थ लैम्प, फ्लैश या कायरोस।
यानी हंगेरियन ब्रिटिश लेखक जो है डेविड स्लैजले ने अपने किस काम के लिए 2025 का बुकर प्राइज जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लेस यानी बी। ठीक है, इसको जरूर याद रखिए, बुकर प्राइज वगैरह काफी इंपॉर्टेंट होता है और पूछा जाता है लगभग। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड प्रोजेक्ट हनुमान टू एड्रेस द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट? देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, और अगर आप हनुमान का फुल फॉर्म जाने तो वो भी जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हनुमान एच से हो जाएगा हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग एड एंड नर्सिंग फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अभी जैसे आपसे इस सवाल में पूछा गया कि बताओ कौन सा राज्य है, ठीक है, जो लॉन्च किया है ये प्रोजेक्ट हनुमान टू एड्रेस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, तो आप यहां पर बोल रहे हैं आंध्र प्रदेश। हो सकता है कि अगले किसी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए हनुमान स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो आप देख लें कि हनुमान स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो उसका आंसर है हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग एड एंड नर्सिंग फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बोल रहा है विच बैंक became first in India to issue domestic green infrastructure bonds? ऑप्शंस दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक ऑफ बड़ौदा या आईसीआईसीआई बैंक। हर बार हम लोग एसबीआई को आंसर करते हैं, लेकिन यहां पर जो है ये बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 18th इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। ये फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आता है भारत का इंडियन स्टेट 2023, इसमें पूछ रहा है, आपको कुछ विकल्प दिए गए हैं और बोल रहा है कि बताओ इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है। ठीक है, जब भी इस तरह का सवाल आए तो आप जरूर इसको अंडरलाइन कर लीजिए, यहां पर करेक्ट नहीं बल्कि इनकरेक्ट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो जानते हुए भी गलत ना हो जाए इसलिए इसको अंडरलाइन कर दीजिए। पहला आपको स्टेटमेंट दिया है कि टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया इज 715,343 किलोमीटर स्क्वायर, तो ये बिल्कुल सही है, यहां पर गलत कुछ नहीं है, बिल्कुल फॉरेस्ट एरिया भारत में इतना ही है। ठीक है, मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर। देखिए अब यहां पर ये जो आ गया स्टेटमेंट, यहीं पर गड़बड़ है। अगर एरिया वाइज बोलता तो मध्य प्रदेश बिल्कुल होता, लेकिन परसेंटेज की अगर बात करें तो परसेंटेज में लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप के पास सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, परसेंटेज में लगभग 91% के आसपास है। ठीक है, तो यहां पर लक्षद्वीप, यानी ये बात गलत कह रहा है, यानी ये गलत हो गया। ठीक है, अगेन एज कंपेयर टू द 2021 रिपोर्ट द फॉरेस्ट कवर हैज इंक्रीज्ड बाय, इतना नहीं है, ये 1400 समथिंग है। ठीक है, 1445-47 कुछ ऐसा है, यानी ये भी गलत कह दिया। और गोवा हैज द लीस्ट फॉरेस्ट कवर, यानी ये सही है बता रहा है। तो आपसे बोल रहा था कि बताओ इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट आपका हो जाएगा 2 और 3, यानी ऑप्शन बी ये वाला हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, अब आइए द मेन थीम ऑफ G7 समिट 2025 वाज, तो G7 समिट इस बार कनाडा में होस्ट किया गया था। ठीक है, और इसका जो मेन थीम था वो था ग्लोबल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड क्लाइमेट एक्शन, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, ये वाला बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ वुमेन वोटर टर्नआउट इन द 2025 बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, यानी महिलाओं के लिए बात कर रहा है, यानी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत कितना था? तो फ्रेंड्स ये 71.2% था। ऑप्शन में आपको 71.2 कहीं नहीं दिया गया, लेकिन आपको यहां पर देखने को मिल रहा है अबव 66%। बिहार में पता है कि 2 फेज में हुआ था, तो दोनों फेज को अगर आप जोड़ देंगे तो महिलाओं का, तो वो लगभग 71.2% हो रहा था। और ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन सी इसका बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है, above 66%। अब आइए, who has become the first women director general DG of Railway Production Force in 2025? देखिए 125 साल के इतिहास में ये पहली महिला बनी है और इनका नाम है सोनाली मिश्रा। आईपीएस है, पता ही होगा, डीजीपी है तो आईपीएस ही होंगी, बहुत सीनियर है। ठीक, ऑप्शन सी सही जवाब। अब देखिए आंगनवाड़ी सर्विसेज पोषण अभियान, मिड डे मील जो है, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स हैव बीन सबस्यूम्ड अंडर विच अम्ब्रेला मिशन? तो आपको सबको पता है ये मिशन सक्षम और पोषण 2.0 है। आइए, व्हेन डिड द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द केरला नेम चेंज प्रपोजल? ये कब हुआ? तो ये 24 फरवरी को हुआ था, 24 फरवरी 2026। क्या हुआ था? तो केरला का जो नाम है वो बदलकर केरलम हो गया है, केरलम।
ठीक है, केरला या नाउ चेंज टू केरलम। कितने तारीख को? तो ये 24 फरवरी 26, तो या फरवरी 26 आप आंसर करेंगे। बोल रहा है कि विच मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डिड मोदी इनॉग्रेट इन भूटान? तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला आंसर बी, पुनटसंग चू 2 HEP। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, ठीक है। चलिए, वहां के जो राजा हैं और साथ में ये लोग इनॉग्रेट किए थे। आइए अगले क्वेश्चन। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है, कोई इसमें डाउट नहीं है। आगे बढ़िए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैरेक्टराइजेस द ड्यूअल इकोनॉमी फीचर ऑफन एट्रीब्यूटेड टू इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अक्सर वर्णित दोहरी अर्थव्यवस्था की विशेषता को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? तो इसका आप ऑप्शंस देख रहे हैं ABCD, जो हम लोग डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा को एग्जिस्टेंस ऑफ हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल सेक्टर अलोंगसाइड ट्रेडिशनल लो प्रोडक्टिविटी एग्रेरियन एक्टिविटीज। कहने का मतलब है कि अत्यधिक उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के साथ पारंपरिक यानी टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो हमारा ट्रेडिशनल है कम उत्पादकता वाली कृषि गतिविधियों का सह-अस्तित्व। ठीक है, तो यही डुअल इकोनॉमी है। एक एडवांस है, एक टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, और एक ट्रेडिशनल है, एग्रीगेरियन सोसाइटी को एग्रीकल्चरल यूज को दिखा रहा है। तो यही आपका है, दोनों का एक साथ रहना, को एग्जिस्ट कर पाना। तो दैट इज डुअल इकोनॉमी इन इंडिया, यानी ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। Now move on to the question number 36, which says कि which of the following sectors in India has historically exhibited the volatility that affects the overall GDP growth rate the most? ठीक है, हिंदी में पढ़ लीजिए, नहीं समझ में अगर आया तो। भारत में किस क्षेत्र ने ऐतिहासिक रूप से अस्थिरता प्रदर्शित की है जो समग्र GDP विकास दर को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो देखिए इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि यानी एग्रीकल्चर यानी डी। द प्रेजेंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया मेनली रिफ्लेक्ट्स, जो भारत में आप लोगों को गरीबी दिखती है, तो कह रहा है कि भारत में गरीबी की मौजूदगी मुख्य रूप से निम्नलिखित को दर्शाता है। किस चीज को दर्शाता है? तो हाई परचेसिंग पावर अमंग रूरल हाउस होल्ड्स, नहीं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिसोर्सेज, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, आय और संसाधनों का असमान वितरण। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस एंड इनकम, तो ये आपका बी इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए, व्हाट इज द नेम of the first indigenously designed and built anti-craft inducted into the Indian Navy in May 2025? इंडिजीनियस का मतलब हो गया कि घरेलू बना हुआ, यानी मई 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला देश में पहला डिजाइन और बने एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा INS अर्नाला। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब ये क्वेश्चन देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर क्वेश्चन है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर अभी फिलहाल का जो ट्रेंड है, अगर आप उसके सारे गोल्स जो चैप्टर्स हैं 17 उसको अगर आप पढ़ लेंगे, उसको याद कर लेंगे, तो वहां से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। कुछ आपको जो समिट्स वगैरह होते हैं उसको देख लेंगे, और बाकी इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डेफिनेशन को सही से जान रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप ये सब कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस जो है, ठीक है, सारे नहीं बट कुछ कर पाएंगे, क्योंकि वो आपको देखकर समझ में आ जाएगा कि विच वन इज द करेक्ट आंसर, और आप पिक कर लेंगे सही जवाब। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आपको पता ही है, प्रेजेंट में यूज करेंगे चीजों को विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग जो फ्यूचर जनरेशन का नीड्स होगा उसको, बस यही कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। अब आइए देखिए यहां पर इस तरह का बात कहां लिखा हुआ है, तो मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग फ्यूचर रिसोर्सेस, कुछ और देखने वाली बात ही नहीं। हिंदी में पढ़िए, तो भविष्य के संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वेर अडॉप्टेड बाय यानी सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया था किसने? तो यूनाइटेड नेशन मेंबर जो थे कंट्री 2015 में। ठीक है, आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द सस्टेनेबल रिसोर्सेज मैनेजमेंट? कौन आपको सबसे बेहतर तरीके से बताता है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत संसाधन प्रबंधन को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? आपको ऑप्शन दिए गए, यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज केयरफुली एंड एफिशिएंटली, और यही इसका आंसर हो जाएगा। हिंदी में है नवीनकरण संसाधनों का सावधानी पूर्वक और कुशलता पूर्वक उपयोग करना। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसको कि आप यूज करने के बाद रीयूज फिर से कर सकते हैं, दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। उसी को केयरफुली यूज करेंगे, एफिशिएंटली यूज करेंगे। अगेन क्वेश्चन नंबर 42 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स इंडियस इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मेशन? हिंदी में अगर आप इसको पढ़ें तो है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक परिवर्तन को दर्शाता है? क्या दिखाता है भाई इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को? तो शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड सर्विसेज।
ठीक है, बस यही ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से अब शिफ्ट हो रहे हैं किधर, तो इंडस्ट्री और सर्विसेज में। जैसे सर्विसेज में आप देखते हैं ना कि हम लोग नंबर 1 पे चल रहे हैं, तो वही बात कर रहा है कि इकोनॉमी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो निम्न में से कौन सा भारत के आर्थिक परिवर्तन को दर्शाता है, तो यही दर्शा रहा है। जो पहले हम लोग एग्रीगेरियन सोसाइटी थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे ज्यादा, सब कुछ हमारा वही था, अब वहां से हमारा इकोनॉमी शिफ्ट होकर इंडस्ट्री और सर्विसेज की ओर जा रहा है। ठीक है, तो यही आपको रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है। आइए अब है लिबरलाइजेशन। ये 1991 का जो एलपीजी मॉडल था उसी पे ये सवाल है, सब लोग करेंगे, सही करेंगे इसको। लिबरलाइजेशन इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मेनली रेफर्स टू आर्थिक सुधारों की उदारीकरण का मुख्य रूप से तात्पर्य है रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यही इसका आंसर हो जाएगा। हिंदी में पढ़िए, आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण में कमी, लिबरल होना। ठीक है, लिबरल जैसे बोलते रहे, थोड़ा सा लिबरल हो जाइए, थोड़ा सा सुस्त हो जाइए। सुस्त होने का मतलब ये थोड़ा सा ढीलापन लाइए, बहुत स्ट्रिक्ट नियम का नहीं रखिए, थोड़ा सा आप अलाउ करिए चीजों को, तो वही लिबरलाइजेशन है। रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सरकार का जो नियंत्रण है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, उसको थोड़ा सा कम करिए। ठीक है, चलिए फ्लेक्सिबल करिए। वन मेजर इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया इज, भारत में वैश्वीकरण का एक प्रमुख प्रभाव यह है कंप्लीट डिक्लाइन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज, ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ये इसका आंसर हो जाएगा। बी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश में वृद्धि। ग्लोबलाइजेशन क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन, एक ग्लोबल विलेज हम लोग बना लिए, इकोनॉमी एकदम सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हो चुके हैं। ठीक है, सब लोग हम लोग मिल गए एक मार्केट में, एक बाजार में, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। अब हमारा इकोनॉमी बिल्कुल स्टिफ नहीं है, किसी एक नेशन, किसी एक कंट्री तक स्थित नहीं है, बल्कि एक ग्लोबली हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं जहां पर सभी हम लोग एक दूसरे से चीजों को एक्सचेंज कर सकते हैं। चलिए, ह्यूमन राइट्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, मानव अधिकारों को सबसे अधिक अच्छे तरीके से इस तरह से बताया गया, राइट्स गिवन ओनली बाय गवर्नमेंट और बेसिक राइट्स इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बींग्स, सभी मनुष्यों को जन्म से प्राप्त मूल अधिकार, दैट इज ह्यूमन राइट्स, एंड दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू डिस्क्राइब ह्यूमन राइट्स। चलिए, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन, सब लोग को पता है 1948। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स कोऑपरेशन बिटवीन, सतत विकास के लिए किसके बीच सहयोग आवश्यक है, द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड द प्राइवेट बिजनेस ग्रुप्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमिक प्लानिंग, प्रेजेंट जनरेशन एंड फ्यूचर जनरेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। देखिए अब यहां पर जब आप ऑप्शन देखेंगे देन यू विल बी एबल टू एलिमिनेट द रॉन्ग वन एंड पिक द करेक्ट वन। तो यहां पर आप जब केयरफुली देखिएगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉक्स अबाउट द प्रेजेंट जनरेशन एंड द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रेजेंट में अच्छे तरीके से चीजों को हम लोग यूज करेंगे ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो चीजें बच सकें, रह सकें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर भागते हैं हम लोग। तो बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू, जैव विविधता का अर्थ है, ये सब तो बहुत इजी है, सब लोग करेंगे, वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, ऐसे वो कहते हैं। द मेन काउज ऑफ क्लाइमेट चेंज इज इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस जो एमिट होता है जिससे हमारा एयर को बाहर नहीं जा, मतलब ट्रैप कर दिया जाता है, और जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी आप जिसको बोल सकते हैं कि गैसेस हैं वो बाहर नहीं जाने के कारण से क्या है, ट्रैप कर कर हमारे अर्थ के सरफेस को और गर्म कर देता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह सब इससे इफेक्टेड है, होता है। तो वही है कि जो आपका मेन काउज है क्लाइमेट चेंज का वो क्या है, तो इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैसेस। Which international agreement aims to reduce global warming? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल है, सबको पता है, जापान में ये जगह है क्योटो। अर्बनाइजेशन रेफर्स टू, यानी शहरीकरण का अर्थ क्या है, तो इसके लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका मतलब यही होगा ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड अर्बन पॉपुलेशन, शहरों और शहरी जनसंख्या का विस्तार, यही ना अर्बनाइजेशन का यही मतलब होता है शहरीकरण का। Which institution in India is primarily responsible for the protection of human rights? तो भारत में कौन सा संस्था है जो कि ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपके विकल्प दिए गए हैं 4, आसानी से आप देख रहे हैं, और ऑप्शन बी पर आपका हाथ रुक जाएगा और यही आपका सही जवाब है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। क्वेश्चन नंबर 53, स्पोर्ट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी बिकॉज दे। अब देखिए अगेन, ये सब कोई बुक से क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल आपके समझ है कि स्पोर्ट्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी बिकॉज दे, क्या, तो वो प्रमोट करता है फिजिकल और मेंटल हेल्थ। ऑप्शन ए सही जवाब। द ओलंपिक गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय, कौन ऑर्गेनाइज कराता है ओलंपिक गेम्स, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, और इसकी वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो कस्टी कोवेंट्री। ठीक है, वर्तमान चेयरपर्सन।
प्रेसिडेंट बोलिए, चेयरमैन बोलिए। डिजास्टर मैनेजमेंट जो है मेनली फोकसेस ऑन, किस चीज पर फोकस करता है? तो रिड्यूसिंग द इंपैक्ट ऑफ डिजास्टर्स एंड मैनेजिंग रिस्क। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट सिर्फ ये नहीं होता है कि कुछ अगर प्राकृतिक आपदा आ जाती है उसके बाद आप उसको रेस्क्यू करेंगे, वो नहीं, उसको आने के पहले की तैयारी, जो अब हो गया उस समय रेस्क्यू करना, और जब पोस्ट आपका ये जो डिजास्टर होता है उसके बाद किस तरीके से उसको मैनेज करना, हैंडल करना, दैट ऑल थ्री थिंग्स कम्स अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसीलिए इसका सही जवाब होगा रिड्यूसिंग द इंपैक्ट ऑफ डिजास्टर्स एंड मैनेजिंग रिस्क। रिड्यूसिंग द इंपैक्ट ऑफ डिजास्टर्स एंड मैनेजिंग रिस्क, यानी हो गया और होने के बाद दोनों बता रहा है। अब देखिए, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तो ये एस्टैब्लिश्ड अंडर, यानी जो हमारा भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, और हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, अब आइए अगर आप सेंट्रल लेवल पे देखें तो प्रधानमंत्री, स्टेट पे अगर आप आए तो मुख्यमंत्री, और अगर डिस्ट्रिक्ट पे अगर आप आए तो डीएम। ठीक है, अब एक चौथा भी यहां पर आ गया है, उसके जो होंगे वो हम लोग देखेंगे बाद में। ठीक है, नगर का कुछ ऐसा एक फोर्थ भी आ चुका है। चलिए अब अगला सवाल देखिए, 57, वन मेजर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ रैपिड और अर्बनाइजेशन इज, तीव्र शहरीकरण में जुड़ी एक प्रमुख समस्या क्या है? इंक्रीज इन फॉरेस्ट, हाउसिंग शॉर्टेज एंड स्लम्स, रिडक्शन इन पॉल्यूशन और इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल लैंड। तो देखिए यही इसका होगा, जो रैपिड, काफी तेजी से जो शहरीकरण हो रहा है उसमें सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है कि घरों का शॉर्टेज और स्लम्स, यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी बी। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न को देखते हैं कि विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमनली फाउंड इन एग्रीकल्चर इन इंडिया। भारत में कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो देखिए इसका जो आंसर है वो होगा छिपी हुई बेरोजगारी, यानी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि अगर मान लीजिए कोई एक खेत है, ठीक है, एक खेत में अगर 3 लोग से ही काम हो सकता है और जबरदस्ती उसमें 5 लोग 6 लोग काम कर रहे हैं, पूरा परिवार उसमें लगा हुआ है, तो उसमें कोई आपका प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रहा है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बिल्कुल जीरो है, तो उसी को कहते हैं डिस्गाइज। यानी जो काम 2 लोगों से हो सकता है उसको में आप 6 लोग लगा दीजिएगा, तो दैट इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। बी, वन मेजर गवर्नमेंट प्रोग्राम एम्ड एट रिड्यूसिंग रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मनरेगा। वीजी राम जी अब इसका नाम हो चुका है विकसित भारत का, और अब उसमें जो 100 दिन पहले हुआ करते थे मनरेगा में, नाउ इट इज इंक्रीज टू 125 डेज, अब वो 125 दिन का हो चुका है। ठीक है, वेज साइज 240 हो गया, उसको आप देख लीजिएगा एक बार, लेकिन 125 दिन हो गया, ये ठीक है, और मनरेगा इसका आंसर है। नाउ व्हाट इज एवरीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, वह क्या कहलाता है जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है? तो ये जो डेफिनेशन है इस पे, ये हम लोग हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अगर आप साइंस पढ़े होंगे, साइंस के आप कुछ भी पढ़े होंगे, ये बचपन का चीज है। तो बोलता है कि एनीथिंग दैट हैज स्पेस एंड हैज मास, इसको मैटर कहते हैं। ठीक है, यानी आपका बी, हिंदी में इसको पदार्थ कहते हैं। According to Newton's law of gravitation, the gravitational force between two objects is proportional to which of the following? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होता है? ठीक है, तो ये जो फोर्स होता है फ्रेंड्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास का m1 इंटू, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर का। वही अब जब इसको आप तोड़ेंगे तो ये कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन जैसे ही देखेंगे तो ऑप्शन में आपको क्या बोल रहा है कि डायरेक्टली मतलब प्रोपोर्शनल टू, तो किसका? तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। देखिए m1 m2 ये मासेस है, इसी के प्रोपोर्शनेट है, यानी ऑप्शन सी इसका, बी इसका सही जवाब हो जाएगा, बी वाला, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के। ठीक है, पॉवर्टी रेफर्स टू, पॉवर्टी किसको रेफर करता है? तो पॉवर्टी रेफर करता है लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की कमी को ही हम लोग गरीबी कहते हैं, पॉवर्टी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए आपको कहीं पढ़ना नहीं होगा, आप सवाल देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, बिल्कुल यू विल गेट द करेक्ट वन। अब आइए अगला क्वेश्चन, आरबीसी का काम क्या है? हम लोग बचपन से जानते हैं कि ऑक्सीजन का परिवहन, यानी ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन। व्हाट हैपेंस ड्यू टू इवापोरेशन, और व्हाट डज इवापोरेशन काउज, वाष्पीकरण के कारण क्या होता है, और क्या वाष्पीकरण किसके कारण बनता है? तो ये कूलिंग इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी शीतलन। मिराज इज एन एग्जांपल ऑफ, ऑप्शन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ओनली, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इस सवाल को हिंदी में ही पढ़ लेते हैं। मरीचिका इसका एक उदाहरण है, केवल प्रकाश का अपवर्तन,
केवल प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाश का फैलाव। देखिए एक क्वेश्चन हुआ करता था कि इनकम टैक्स कैसा टैक्स है, ठीक है। तो एक बार शुरू में ये आंसर आया कि डायरेक्ट टैक्स है और प्रोग्रेसिव टैक्स है और सिर्फ डायरेक्ट टैक्स है। तो इसका आंसर सही होता था कि ये डायरेक्ट भी है और प्रोग्रेसिव टैक्स है, इन प्रोग्रेस करता है। तो हम लोग बोलते थे कि ये डायरेक्ट सिर्फ आंसर नहीं होगा, डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव आंसर होगा। उसी तरीके से जब आप ऑप्शंस को देखेंगे तो मिराज इज एन एग्जांपल ऑफ, यहां पर सिंपली आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं बोल सकते या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं बोल सकते। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब दो मीडियम, ठीक है, दो मीडियम का मतलब हो गया एक रेयरर मीडियम एक डेंसर मीडियम से अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पास करती है तो वो नॉर्मल के टुवर्ड्स या नॉर्मल से अवे बेंड करती है। अगर वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो DRA, डेंसर से अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, और अगर वाइस वर्सा तो टुवर्ड्स नॉर्मल। तो वही कह रहा है कि रिफ्रैक्शन जो लाइट आपका बेंड कर रहा है, करते करते जब वो क्रिटिकल एंगल या 90 डिग्री से ज्यादा जब हो जाता है तब क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और ये जो मिराज है इसका ही एग्जांपल है, यानी रिफ्रैक्शन के साथ साथ लाइट का जो बेंडिंग हो रहा है और बेंड होते होते वो क्रिटिकल एंगल से जब ज्यादा हो जाता है तो अब इस फिनोमिनन को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी मिराज जो है वो एग्जांपल किसका है, तो रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट एज वेल एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन सी, यानी प्रकाश का अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 68 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में है कि व्हाट आर एनिमेशंस यूज्ड इन द प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन प्रस्तुतियों में एनिमेशन का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो अगेन मेकिंग प्रेजेंटेशन मोर अट्रैक्टिव, सुंदर के लिए, अट्रैक्टिव देखने के लिए। अब आइए, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर कमेंसमेंट, यानी जो आपको ये प्रोजेक्ट दिख रहे हैं कौन पहले हुआ ये आपको बताना है। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सबसे पहले आपको मिलेगा 72 में, 72। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो प्रोजेक्ट टाइगर ये आपको 73। ठीक है, उसके बाद आप देखिए तो प्रोजेक्ट एलिफेंट और ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट को अगर आप देखिएगा तो एक बार इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्ट इसका ईयर कौन सा है। एक बार इसको करेक्ट हम लोग आंसर कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो 1992 का है। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 है, और ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ये 2002 होगा, ये 2002 होगा, यस ये 2002 है। तो अब इसका जो सही सीक्वेंस है वो आप देख लीजिए कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले हो जाएगा 3 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 3 जो कि 72 में, फिर प्रोजेक्ट टाइगर हो जाएगा 73 में, उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट हो जाएगा 2 और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हो जाएगा 4, यानी 3124 आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए, एवरी मशीन इन ए नेटवर्क हैज अनदर यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर कॉल्ड। एक नेटवर्क में प्रत्येक मशीन की एक और अनूठी पहचान संख्या कहलाती है, उसको क्या कहते हैं, तो देखिए इसका आंसर हो जाता है मैक। मैक कैसे होता है, तो देखिए इसका सबसे पहले तो फुल फॉर्म देख लीजिए, मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसका फुल फॉर्म होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, 4 बाइट का होता है। जिस तरीके से आईपी एड्रेस जो होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, वो चेंज करता है, वेरी करता है, लेकिन ये जो मैक है डियर फ्रेंड्स, ये फिजिकल एड्रेस होता है और ये चेंज नहीं करता है, वेरी नहीं करता है। तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि यूनिक आइडेंटिफाइंग इसका नंबर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब आइए, फास्फोरस फिक्सेशन इज हाईएस्ट इन, तो ये हो जाएगा एसिडिक और अल्कलाइन सॉइल, यानी अम्लीय एवं क्षारीय मृदा। सीड ट्रीटमेंट इन पल्स कॉल्स इट डन बाय राइजोबियम, सबको पता होगा मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन का आंसर। दलहनी फसलों में बीज शोधन किया जाता है तो राइजोबियम से। अब देखिए, डिफ्यूजन ऑफ एग्रीकल्चरल इनोवेशंस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, आपके ऑप्शंस दिए गए अमर्त्य सेन, स्कल्ज, कार्ल मार्क्स और एवरेट रॉजर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा एवरेट रॉजर्स। ये सब तो आपको याद करना होगा, आप जब पढ़ेंगे एग्रीकल्चर वगैरह तो आपको देखने को मिलेगा। ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा हुआ है, तो वो डेयरी सेक्टर से, सबको पता है। Which device is used to convert digital signal to analog signal for data transmission over telephones? Modem, modulation, demodulation. आइए, Where is the Central Citrus Research Institute located? इसका आंसर हो जाएगा नागपुर। पहले सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर नाइट्रस ऐसे करके इसका नाम हुआ करता था।
लुगु पहाड़ देखिए मेजर पिलग्रिमेज साइट है किस टाइप का, तो ये है आपका संथाल ट्राइब का। और ये लुगु पहाड़ कहाँ है आपको बताते हैं, ये बोकारो जिला में एक ब्लॉक है गोमिया ब्लॉक, उसी के पास है। ठीक है, बोकारो डिस्ट्रिक्ट है नो डाउट, लेकिन जो गोमिया है आप हजारीबाग विष्णुगढ़ के आसपास पड़ता है, मतलब नजदीक है विष्णुगढ़ से। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा लुगु पहाड़ संथाल ट्राइब, और आपका गोमिया ब्लॉक में है, बोकारो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। अगेन क्वेश्चन नंबर 76 को आगे देख लेते हैं। वेयर इज द कर्णकोलाजोर रिवर लोकेटेड वेयर लोअर पैलियोलिथिक टूल्स हैव बीन फाउंड, तो इसका आंसर हो जाएगा दुमका, देवघर, हजारीबाग, यानी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये बंगाल से सटा हुआ क्षेत्र था। अब आइए, विच फोक डांस ऑफ झारखंड इज टिपिकली परफॉर्म ड्यूरिंग वेडिंग सेरेमनीज, शादी के दौरान कौन सा डांस झारखंड में परफॉर्म किया जाता है, सबको पता है डोमकच, डोमकच नृत्य। विच ट्रेडिशनल पेंटिंग स्टाइल ऑफ झारखंड इज मेनली क्रिएटेड ड्यूरिंग मैरिज रिचुअल्स, आप लोग सब लोग देखेंगे अपने घर वगैरह में कोहबर पेंटिंग बोला जाता है, लड़का लड़की का नाम लिखा जाता है, शुभ विवाह ये सब करके दीवार पे पेंटिंग होता है, ये कोहबर। द मार्शल डांस फॉर्म पाइका ऑफ झारखंड वाज ओरिजिनली एसोसिएटेड विद, तो किससे एसोसिएटेड है, तो अगेन वॉरियर ट्रेडिशंस एंड मार्शल ट्रेनिंग, यानी झारखंड का मार्शल नृत्य पाइका मूल्य रूप से किससे संबंधित था, तो योद्धा परंपरा और युद्ध प्रशिक्षण। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम वाज लॉन्च्ड इन, तो ये 2015 में नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगेन आइए अगले क्वेश्चन में, एज पर हिस्टोरिकल रिलिक्स फाउंड इन झारखंड विच ट्रेडिशन अपार्ट फ्रॉम द ट्राइबल नॉन ट्राइबल वंस फाउंड इट्स प्लेस इन लार्ज रिलीजन इन वेरी अर्ली टाइम, झारखंड में प्राप्त ऐतिहासिक अवशेषों के आधार पर जनजातीय तथा गैर जनजातीय परंपरा के अतिरिक्त किस एक अन्य परंपरा ने बड़े प्रदेशों में अति प्राचीन काल में अपना स्थान बनाया, इंडो ग्रीक परंपरा, इस्लामिक परंपरा, यहूदी परंपरा या बौद्ध परंपरा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध परंपरा यानी बुद्धिज्म। अगेन विच इज द ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल रिलिक फाउंड इन झारखंड, तो इसका सही जवाब हम लोग देख लेते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका सही क्वेश्चन पहले देख लीजिए कि झारखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन पुरातात्विक अवशेष कौन सा है, तो ये हो जाएगा सिंबॉलिक रॉक डायग्राम ड्राइंग, यानी हजारीबाग जिले में इसको गांव के निकट स्थित असवार पहाड़ी की गुफा में प्राप्त गुफा चित्र के रूप में सांकेतिक चित्र लिपि, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा सिंबॉलिक रॉक ड्राइंग एज पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट इनसाइड द केव ऑफ असवर हिल्स नियर इसको विलेज इन हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, और जो भी झारखंड वगैरह पढ़ रहे हैं तो ये सब आप हमेशा देखते रहते हैं, सवाल आते रहते हैं। अब बताइए, सवाल है क्वेश्चन नंबर 83, इन विच ईयर मौलाना अबुल कलाम आजाद केम टू रांची, इसका आंसर हो जाएगा 1916। ठीक है, ये क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि बंगाल में इनके रेवोल्यूशनरी राइटिंग के वजह से इनको बंगाल से भगा दिया गया था। ठीक है, तो ये रांची आए थे 16 में, हाँ यस रांची। इन बीच ईयर वाज द छोटा नागपुर उन्नति समाज फॉर्म इन झारखंड, 1915, कोई डाउट नहीं, सब लोग इसको समझ रहे होंगे। डार्क नाइट्स 20 ईयर ऑफ डार्क नाइट्स का ऑथर कौन है, 20 ईयर्स ऑफ डार्क नाइट्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा कार्तिक ओरांव। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। Which of the following Vedic deities was associated with honey, तो ये ऋग्वेदा का अश्विन होगा, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेदा का अश्विन। अब आइए, which of the following historians connected the Shungas with Iran, निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने शुंगों का संबंध ईरान से जोड़ा है, इसका आंसर हो जाएगा केपी जायसवाल, सी। अगेन 88 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विच पल्लवा रूलर कंस्ट्रक्टेड द रथ मतलब चैरियट जो होता है टेम्पल्स एट महाबलीपुरम, इसका आंसर है नरसिम्हा वर्मन 1, याद रखिएगा 1 है, 2 नहीं है इसका आंसर। अब आइए, बोल रहा है कि द अजंता केव्स ऑफ द गुप्ता पीरियड द पेंटिंग ऑफ डाइंग प्रिंसेस यानी मरनासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा में चित्रित है, तो ये केव नंबर 16 में है। Which dynasty first introduced Persian as a court language, तो ममलुक डायनेस्टी, जिसको कि स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Which of the following places was associated with the name मेलुहा, देखिए मेलुहा जो है वो हड़प्पन कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, और हड़प्पन कल्चर का साइट जो था वो आपका सिंध वाला इलाका है, यानी सिंध रीजन, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। मेसोपोटामिया इसका आंसर मत करिएगा। आइए, द बैटल ऑफ तलीकोटा जो 1565 में लड़ा गया था रिजल्टेड इन, तो क्या हुआ था आपको पता ही है कि विजयनगर जो एम्पायर था उसका डिक्लाइन का ये वजह बना था, ये जो बैटल है तलीकोटा के हारने के बाद। ठीक है, बी। अब देखिए, मैच द मुगल टर्म्स विद इट्स मीनिंग, मनसब, तो मनसबदारी सिस्टम एक रैंक हुआ करता था, रैंक हिसाब से घोड़ा वगैरह आप जानते हैं। अब जागीर, अगर आप दीवान देखें तो दीवान से आप पता चेक कर सकते हैं कि ये भाई फाइनेंशियल ऑफिसर है, आपको नहीं भी याद है तो भी आप इसको कैसे करिएगा। जागीर तो रेवेन्यू एक असाइनमेंट है, और आप खलीसा जो देख रहे हैं खालिसा वो एक क्राउन लैंड है। तो
तो अब इसका आंसर देख लीजिए। मनसब का मैंने आपको रैंक बताया था, ए का 4, तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, ए का 4 सिर्फ एक में ही है, मनसब सिर्फ एक है, जागीर असाइनमेंट 3, ओ यही आंसर है डी, नो नीड टू सी अदर ऑप्शंस है यहाँ पर। अब देखिए असर्शन है ए, भक्ति सेंस यूज्ड वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर मतलब क्षेत्रीय भाषा जो होता है वो, दे एम टू रीच कॉमन पीपल बियॉन्ड एलाइट सर्कल्स, दोनों बात सही है, और बी जो है यानी आर वाला जो पार्ट है ए को डिस्क्राइब कर रहा है ना। भक्ति सेंस जो लोकल भाषा थी उसमें यूज कर रहे थे, और दे एम टू, और ऐसा यूज करने से उनका क्या एम था, टू रीच कॉमन पीपल बियॉन्ड एलाइट सर्कल्स, ठीक है, कॉमन पीपल के बीच में पहुंचना। तो यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। द एक्सपेरिमेंट ऑफ टोकन करेंसी फेल्ड मेनली बिकॉज ऑफ, तो लैक ऑफ पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस नहीं था इस वजह से वो फेल कर गया। सांकेतिक मुद्रा प्रयोग मुख्यतः किस कारण से विफल रहा, तो जन विश्वास की कमी से। चलिए अगले स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं, और यहां पर हमारा ये अंतिम स्लाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 96 की करेक्ट आंसर आप बताइए। विडो रीमैरिज कौन लाए, तो लॉर्ड डलहौजी, सही जवाब है इसका आंसर। अगला सवाल, द फर्स्ट रिबिलियन इन बिहार ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टुक प्लेस इन, कहां पर, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार में सर्वप्रथम विद्रोह खाली स्थान में हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा पटना। अगला सवाल देखिए, झारखंड से है ये। व्हाट वाज द नेम ऑफ द मेन लीडर ऑफ द ताना भगत मूवमेंट ऑफ 1914, 1914 में ताना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता का नाम क्या था, और इसका नाम बिल्कुल सही जवाब सब लोग बताएंगे, जतरा ओरांव, ठीक है, ओनराव ऐसे लिखा हुआ है, यहां पर आप हिंदी में सही देखिएगा लिखा हुआ है। देखिए कभी अगर कंफ्यूजन हो थोड़ा बहुत तो आप दोनों ऑप्शन देख लिया करिए, ठीक है, कि क्या लिखा हुआ है। अब ये क्या होगा ना कि तेजी में जल्दीबाजी में अगर आप रहे तो ओरांव को आप एक्चुअली ऐसे नहीं लिखते हैं, तो हो सकता है कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो, तुरंत आप यहां जाइए, देखिए बिल्कुल लिखा हुआ है जतरा ओरांव, सही जवाब है। अब आइए, व्हेन वाज होम रूल लीग फाउंडेड बाय एनी बेसेंट, ठीक है, होम रूल देखिए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी आया था और एनी बेसेंट के द्वारा भी आया था। तो बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र, कर्नाटक और सेंट्रल प्रोविंसेस तक थे, अप्रैल का टाइम था वो, ठीक है, अप्रैल का टाइम 1916। और जो ये एनी बेसेंट थी ये पूरा इंक्लूडिंग इंटायरिटी ऑफ इंडिया के लिए आई थी, तो और वो था सितंबर 1916 में, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ये तिलक का टाइम का है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सितंबर 1916। लास्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। प्लासी का युद्ध निम्नलिखित में से किन के मध्य हुआ था, सबको पता है ब्रिटिश और सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो आई होप कि ये जो वीडियो था इसमें लगभग आपको सारे क्वेश्चन सही मिलेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और आने वाले टाइम में हम लोग और जेपीएससी के कंटेंट आपको इस चैनल को देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, और इसके पेपर 2 का भी आप सॉल्यूशन अगले दिन आपके इस चैनल पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच और हैव ए वेरी नाइस डे। थैंक यू।